नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 31 है। इससे पहले 30 क्लास हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी क्लास देखे होंगे। प्रीवियस की क्लास आप रिवीजन किए होंगे क्योंकि कल क्लास शायद नहीं हो पाई थी। एक महामैराथन कराया गया था, उससे पहले भी एक क्लास नहीं हो पाई थी, तो 2 क्लास मिस हुई हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रेगुलरली क्लास अब होंगी, ठीक। ये बंगाल शैली है। बंगाल शैली आप जानते हैं आउनी बाबू की देन होती है। 1905 ईस्वी में इसे एस्टेब्लिश करते हैं। 1905 से 1920 तक का डाटा बंगाल शैली कहलाता है। इसके मध्य जो कलाकार आते हैं, जो बंगाल स्कूल से संबद्ध होते हैं, जो आउनी बाबू को अपना गुरु मानते हैं, वो लोग बंगाल शैली के अंतर्गत आते हैं। बंगाल शैली बहुत बार पूछा गया, विकास कहाँ हुआ है आप जानते होंगे, बंगाल राज्य यानी ममता दीदी के राज्य में हुआ है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण बंगाल शैली के चितैरों को पढ़ेंगे, एक साथ कलाकारों को पढ़ेंगे। सभी के गुरु लगभग अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का एक फेमस दृश्य है यात्रा का अंत, बहुत बार पूछा गया है। यात्रा का अंत, ये सब डाटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तो इसे आपको हर हाल में याद रखना होगा। आइए आउनी बाबू के एक महत्वपूर्ण से क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में जानते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार 1891 ईस्वी में मूल रूप से जन्मते हैं और 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मिनी माता जो है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं, मुर्शिदाबाद ज़िले में इनका जन्म होता है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। 31 जुलाई 1891 दिन होता है। निमातिता के पास जगताई में मूल रूप से इनका जन्म होता है। जगताई गांव कभी नहीं पूछा गया, लेकिन मुर्शिदाबाद कई बार पूछा गया है कि क्षितेंद्रनाथ जो मजूमदार का जो जन्म है कहाँ पे हुआ है बेटा, तो मुर्शिदाबाद में हुआ है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने एक डाटा बनाया था प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में लेटे हुए, तो ये दृश्य जो है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का ही है, बहुत फेमस दृश्य था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से और क्या डाटा पूछा जाता है, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की है, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। और बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार नाम आ जाता है। ये है बेटा प्रभु हरिदास वाला दृश्य, ये इतना मार्मिक दृश्य है, देख सकते हैं। प्रभु हरिदास अपने अंतिम अवस्था में लेटे हुए हैं और इनसे लोग आमने सामने मिलने के लिए बैठे हुए हैं, इनके दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा दृश्य चित्रण मूल रूप से क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा ही बनाया गया है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे, हमने स्टार्टिंग में बनाया, आउनी बाबू हैं। और 1912 से 30 ईस्वी तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए थे, तो बेटा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने अध्यापन के रूप में कहाँ कार्य किया है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। वहीं पे इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो पूछा गया कि क्षितेंद्रनाथ ने 1942 से 64 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। बेटा ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा गया। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ पे जो है एज आ प्रोफेसर रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एज आ प्रोफेसर रहे। इनका जन्म आप जानते हैं मुर्शिदाबाद में हुआ था। किस चित्रकार ने बिहार के पास एक ड्रामा समूह यानी यात्रा दल के लिए मंचन सज्जा का काम किया था, तो बेटा यात्रा दल को बनाने का काम भी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का ही रहा है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म आपको याद रखना होगा, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चंस कहा गया कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया, तो श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किस लिए लिया बेटा, नवदीप ब्रजवासी से लिया है। नवदीप ब्रजवासी से श्री कृष्ण लीला के गायन का चित्रण का कार्य लिया है, प्रशिक्षण का कार्य लिया है। तो श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किए हैं, नवदीप ब्रजवासी से इन्होंने प्रशिक्षण का कार्य किया है। किसने, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। आगे बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कब होती है, तो बड़ा 1 सितंबर 1942 को होती है। किसके द्वारा होती है, तो क्षितेंद्र बाबू ही करते हैं, यानी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ही करते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो जल रंग चित्रण ये कार्य करते थे, यानी वास चित्रण में कार्य किया करते थे क्षितेंद्र बाबू। चैतन्य का गृहत्याग, बेटा इतना बार ये क्वेश्चन छपा है, चैतन्य का गृहत्याग विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो चैतन्य का गृहत्याग बनाने का काम जो है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का ही
रहा है? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का काम रहा है चैतन्य का गृह त्याग। आगे बात करते हैं, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है तो संत चित्रकार के रूप में भी क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जानते हैं। आप जानते होंगे हरिदास अंतिम इच्छा में लेटे हुए थे, एक महान संत थे, उनको चित्रित करने के लिए इन्हें जो है मूल रूप से ऐसी उपाधि मिल गई थी संत चित्रकार के रूप में। आगे बात करते हैं, कहा गया बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण को ही चित्रित करते थे। तो बेटा राधा कृष्ण को चित्रांकित करने का काम जो है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का ही रहा है। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस नाम है, याद रखना है। आगे, राधा कृष्ण को ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे। तो राधा कृष्ण के ही चित्रण को करने का काम जो है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में अभी जस्ट हमने बताया क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। आगे, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसमें एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीद लिया था, कौन सा था? तो बालक ध्रुव की तपस्या को इन्होंने बनाया, उसे एक अंग्रेज आया, तुरंत 80 रुपये दिया और लेकर के चला गया। तो वो प्रभावित था इससे, बालक ध्रुव की तपस्या को बनाने से, तो इसको देखा और मूल रूप से उसने खरीद लिया। आगे, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव घोष यानी श्री हरि केशव घोष ने विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की थी? तो जब केशव घोष आते हैं, बहुत खास रिक्वेस्ट करते हैं, तो गीता गोविंद चित्रावली जो है इसको तैयार करने का हाँ भर लेते हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जी। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म आपको याद रखना है मुर्शिदाबाद में हुआ है। कहाँ एज शिक्षक रहे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे हैं। इनका एक ड्रामा समूह कौन सा है? यात्रा दल है। श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किस लिए लिया है? नवदीप ब्रजवासी से लिया है। गीत गोविंद का चित्रावली किसने तैयार किया है? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने तैयार किया है। इनकी एक जो है चित्रण शैली कितने रुपये में बिकी थी? 80 रुपये में बिकी थी। कौन सी? बालक ध्रुव की तपस्या। इतना नाम क्षितीन्द्रनाथ से आपको सदैव याद रखना होगा। अगला नाम आता है शैलेंद्रनाथ डे का। क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो है बंगाल शैली का चितेरा नहीं है? अगर नाम ना ही याद है बेटा तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। शैलेंद्रनाथ डे भी बंगाल शैली के ही अंतर्गत आते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ है बेटा? तो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज में इनका जन्म हुआ है। शैलेंद्रनाथ डे ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो शैलेंद्रनाथ डे ने कला की जो शिक्षा प्राप्त की वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, कोलकाता में स्थित है। अवनी बाबू यानी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति को लिखने का काम शैलेंद्रनाथ डे का ही रहा है। शैलेंद्रनाथ डे ने कौन सी पुस्तक लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा गया, मेघदूत किस कलाकार के चित्र श्रृंखलाएं हैं? तो मेघदूत किस कलाकार की है बेटा? शैलेंद्रनाथ डे की रचना है मेघदूत। राजस्थानी पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो राजस्थानी पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार शैलेंद्रनाथ डे हैं। शैलेंद्रनाथ डे डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। आगे बात करते हैं, बंगाल शैली में शैलेंद्रनाथ डे आप पढ़ रहे हैं। शैलेंद्रनाथ डे जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में एज अ टीचर किसने काम किया है? शैलेंद्रनाथ डे ने किया है। कब ये किए हैं? तो 1924 ईस्वी में किए हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में शैलेंद्रनाथ डे ने कौन सी विश्वविख्यात चित्रकार शिष्य रहे हैं? बेटा शैलेंद्रनाथ डे के जो चित्र हैं वो पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय जी हैं, देवकी नंदन शर्मा जी हैं और जो है शंभूनाथ मिश्रा जी हैं। तो शंभूनाथ मिश्रा हैं, देवकी नंदन शर्मा हैं और जो है रामगोपाल विजयवर्गीय जी हैं। विश्वविख्यात चित्रकार हैं, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है बेटा? ईश्वरी प्रसाद से इन्होंने पत्र कलम को सीखने का काम किया है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनके चेले कौन कौन से हैं? तो देवकी नंदन शर्मा हैं, रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, बहुत बार पूछा गया है। रामगोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य हैं? तो बेटा वहाँ ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, लेकिन शैलेंद्रनाथ डे ही राइट आंसर मारना होगा आपको, ठीक है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध चित्रों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे शैलेंद्रनाथ डे के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो उसमें मेघदूत चित्र श्रृंखला आएगी, यशोदा और बालकृष्ण आएगा, यक्ष पत्नी आएगा, वनवासी यज्ञ आएगा, चलते फिरते भाव मुद्रा आएगा, नृत्य भंगिकाएँ आएंगी, कौशल्या से आज्ञा लेते राम को दर्शाने का प्रयास इन्होंने किया है, गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु को दर्शाने का प्रयास किसने किया है? तो शैलेंद्रनाथ डे ने किया है। शैलेंद्रनाथ डे के 3-4 शिष्य हैं, शंभूनाथ मिश्र हो गए, रामगोपाल विजयवर्गीय हो गए, देवकी नंदन शर्मा हो गए। तो ये सब नाम आपको सदैव याद रखना होगा। आगे बात करते हैं DP राय चौधरी की। देवी प्रसाद राय चौधरी बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। देवी प्रसाद राय चौधरी की अगर बात करते हैं 1899 से 1975 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। DP
राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ है बेटा। ये डाटा आपको याद रखना होगा। रंगपुर वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये रंगपुर वर्तमान में बांग्लादेश में है। कम से कम 20 बार क्वेश्चन छपा है ये। डीपी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? तो रंगपुर में हुआ। रंगपुर आज के डेट में कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। पहले कहाँ पे था? बंगाल में हुआ करता था, दीदी वाला बंगाल। ठीक है, तो डीपी राय चौधरी का जन्म रंगपुर। आपको ऐसे याद करना होगा बेटा, क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा पूछे आपको तुरंत राइट आंसर आ जाना चाहिए। कहीं भी आपको जो है थोड़ा सा भी हिचक नहीं होना चाहिए। शहीद स्मृति को बनाने का काम भी मूल रूप से किसने किया है? डीपी राय चौधरी ने किया है। एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। यह है शहीद स्मृति, देख लीजिए, अच्छे से बनाइए। और बहुत मार्मिक दृश्य है बेटा। इसे जो है ब्रांज मूर्ति में बनाया गया है और 15 अगस्त 1947 को इसे जो है पटना संग्रहालय में सुरक्षित रख लिया गया है। डीपी राय चौधरी का विवाह किससे होता है? तो इन्होंने अपनी शादी जो है डाली से की थी और डीपी राय चौधरी ने बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी है। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर से मूल रूप से इन्होंने पेंटिंग का काम सीखा है। आवनी बाबू से इन्होंने पेंटिंग का काम सीखा है। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है? बेटा डीपी राय चौधरी जो है मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त करते हैं? हिरणमय राय चौधरी से। हिरणमय राय चौधरी से इन्होंने जो है प्रशिक्षण का कार्य पाया है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार है? डीपी राय चौधरी हैं। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति बांज मूर्ति में निर्माण किया और पटना में सुरक्षित रखा हुआ है? तो डीपी राय चौधरी ने ऐसा कारनामा किया है। ट्रम्प ऑफ लेबर, इतना बार क्वेश्चंस पूछा गया। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने बनाई है बेटा। ट्रम्प ऑफ लेबर को किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने बनाया है। आगे श्रम का विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर यही है, श्रम का विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर बेटा। मूर्ति को 1954 ईस्वी में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया था? तो बेटा मरीना समुद्र तट है, ये चेन्नई में पाया जाता है। तो मरीना में ही मूल रूप से इन्होंने श्रम का विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर को बनाया था। कांस्य और जो है कंक्रीट को लगा करके इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। श्रम का विजय ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला की संरचना है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है बेटा? राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थरों के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कारनामा मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी ने करने का किया है। ठीक है, तो राजमिस्त्री जिसे हम लोग मिस्त्री के नाम से जानते हैं, जो घर की जुड़ाई करते हैं, उनको जो है एक बड़ा पत्थर उठाते दर्शाने का प्रयास डीपी राय चौधरी ने किया है। यही है श्रम का विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर। आगे डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति है श्रम की विजय की एक प्रतिकृति कहाँ रखी हुई है बेटा? तो 1962 ईस्वी में स्थापित की गई थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे इसे स्थापित की गई थी। कब? 1962 ईस्वी में। आगे डीपी राय चौधरी का प्रसिद्ध कृत है श्रम का विजय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर में मुक्ताकाश में भी रखा है। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया है? तो यूनेस्को के आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी ने कारनामा दिखाया है। जब 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में माना गया? तो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी ललित कला अकादमी में डीपी राय चौधरी ने काम किया है। आगे बात करते हैं, कहा गया राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को होती है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी जी बनाए जाते हैं, डीपी राय चौधरी जी बनाए जाते हैं। आगे डीपी राय चौधरी की कृतियों पे किसका प्रभाव था? डीपी राय चौधरी की कृतियों पे मूल रूप से किसका प्रभाव दिखाई देता है? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार हैं आंगस्ट रोदा से ये जो है थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं, तो आंगस्ट रोदा का प्रभाव इन पे दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त हुए? तो पहले भारतीय प्राचार्य मूल रूप से गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स के नियुक्त हुए हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। कब नियुक्त हुए हैं? 1929 ईस्वी में नियुक्त हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया वास्तुकला धातु ढुलाई मूर्ति रचना आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान में कला विद्यालय में प्रमुखता से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है? थोड़ा मद्रास में ऐसा कारनामा किया गया है। डीपी राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण कब दिया है बेटा? पद्म भूषण कहा है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण पुरस्कार 1958 ईस्वी में भारत सरकार इन्हें देती है। आगे दिल्ली में दांडी मार्च का प्रतिमा किसने बनाया? बेटा दांडी मार्च का प्रतिमा कहाँ निश्चित है? जो है वो दिल्ली में है और किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने बनाया है। आगे डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय में निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होता है?
और डीपी राय चौधरी जितना भी चित्रण किए हैं उसमें ज़्यादातर विषय रहे हैं मूल रूप से वो महिलाओं पे रहे हैं। महिलाओं का चित्रण इन्होंने अच्छे से करने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन हो गया था। 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी 15 अक्टूबर 1975 को गौलोकवासी हो गए थे। तो ये हैं डीपी राय चौधरी जिनका जो है अस्तित्व काल बंगाल शैली से जुड़ा हुआ है और ये जो है अवनी बाबू के एक अच्छे शिष्य माने जाते हैं। अब्दुल रहमान चगुतराई को हम लोग पढ़ेंगे। अब्दुल रहमान चगुतराई 1897 से 1975 ईस्वी तक रहते हैं। इनका कार्यकाल जो है 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। लाहौर वाला प्रांत होता है, वहीं पे मूल रूप से इनका जन्म होता है। अब्दुल रहमान चगुतराई के आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? तो उस्ताद मीर बकस सिंह मूल रूप से इनके आरंभिक कला शिक्षक माने जाते हैं। उस्ताद मीर बकस। राधिका एक चित्रण है बेटा, देख लीजिए अच्छे से। ये है राधिका और इसको चित्रित करने का काम किसका रहा है? अब्दुल रहमान चगुतराई का रहा है। अब्दुल रहमान चगुतराई का रहा है। मूल रूप से कौन सा चित्रण है? राधिका नामक चित्रण है, इन्होंने बनाया है। आगे बात करते हैं अब्दुल रहमान चगुतराई संबंधित किससे हैं बेटा? तो बंगाल शैली से आते हैं, बंगाल स्कूल से आते हैं। अब्दुल रहमान चगुतराई की कला में विविध शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? विविधवत शिक्षा मूल रूप से ग्रहण करने का जो काम रहा है वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में रहा है और अवनी बाबू इसके सानिध्य में काम किए हैं। यानी अवनी बाबू के चेले कब बने हैं? तो मूल रूप से कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब पढ़े हैं तभी बने हैं। अब्दुल रहमान चगुतराई इनका नाम है। जन्म इनका पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है। आगे अब्दुल रहमान चगुतराई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया था? तो अब्दुल रहमान चगुतराई म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है लाहौर में स्थित है, वहाँ पे एज टीचर के रूप में कार्य किए हैं। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार, तो बेटा दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक और मुस्लिम कलाकार माना जाता है वो अब्दुल रहमान चगुतराई को ही माना जाता है। ऐसी ख्याति इन्हें ही प्राप्त है। आगे किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है बेटा? किसे पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुल रहमान चगुतराई को माना जाता है। अपने चित्रों में कैलोग्राफी यानी लाइन सुलेखीय रेखा का प्रयोग किया है। किसने किया है? कैलोग्राफी लाइन का प्रयोग ज़्यादातर किसने किया है? अब्दुल रहमान चगुतराई ने ऐसा कारनामा खूब किया है। अब्दुल रहमान चगुतराई की शैली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? तो चगुताई शैली के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और चगुताई के चित्रों पे किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो मुग़ल लघु चित्रकला का, आर्ट नूवो का और इस्लामिक ईरानी कला का मूल रूप से प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो आर्ट नूवो, इस्लामिक ईरानी कला और जो है मुग़ल लघु चित्रकला का प्रभाव अब्दुल रहमान चगुतराई के चित्रों पे ज़्यादा दिखाई देने लगा है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है बेटा? रंगों का सम्राट डाटा पूछा जा चुका है, अब्दुल रहमान चगुतराई को ही कहा जाता है। आगे अब्दुल रहमान चगुतराई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया था? तो बेटा राधिका शीर्षक का जो चित्र है उसे टेम्परा या फिर वास माध्यम में इन्होंने बनाया है अब्दुल रहमान चगुतराई ने अपने कुल कितने पुस्तकों को प्रकाशित करवाया? तो टोटल 3 पुस्तक हैं इनकी। कौन कौन सी हैं? मुरक्का चगुतई हैं और नक्काश चगुतई हैं और चगुतई की पेंटिंग है। तो ये तीनों पुस्तकें हैं। एक 1940 में आती है जिसे हम लोग चगुतई की पेंटिंग के नाम से जानते हैं। नक्काश चगुतई 1935 में आती है और जो है मुरक्का चगुतई 1928 ईस्वी में आती है। तो ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और तीनों के तीनों मूल रूप से इस सन में आती हैं। चगुताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो चगुताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा है बेटा? तो मुरक्का चगुताई यहाँ मिर्ज़ा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण माना जाता है। चगुताई की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या रहे हैं? तो पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना और अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना मूल रूप से चगुताई की लोकप्रियता दिखाई देती है। इसीलिए लोग इन्हें जो है ज़्यादा पसंद करने लगे। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं? तो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय दोनों ने प्रशंसाएं की हैं। किसकी? अब्दुल रहमान चगुतराई की हैं। अब्दुल रहमान चगुतराई के कलागुरु कौन माने जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। आगे बात करते हैं चगुताई के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं बेटा? तो बहुत फेमस हैं, जैसे सहारा की राजकुमारी हो गया, प्रिंस सलीम हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंस सलीम। जंगल में लैला हो गया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा हुआ है। कवि तुलसीदास हो गए, राधा कृष्ण हो गया, होली हो गया, हीरामन हो गया, हीरामन तोता नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो ये सारे चित्रण मूल रूप से किसके हैं? तो अब्दुल रहमान चगुतराई के हैं। लाहौर में जन्म होता है, आप जानते ही हैं। आगे शारदा चरण उकील की बात करेंगे। ये भी बंगाल शैली के अंतर्गत आते हैं बेटा, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बंगाल शैली के चित्र हैं। शारदा चरण उकील का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 14 नवंबर 1888 ईस्वी को विक्रमपुर यानी वर्तमान में ढाका कहाँ पड़ता है बेटा? बांग्लादेश की राजधानी है, आप जानते होंगे। वहीं पे विक्रमपुर में शारदा चरण उकील का जन्म होता है। आगे
शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन में प्राप्त की है? तो आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। अवानी बाबू वहाँ पे एज अ टीचर रहे, तो अवानी बाबू के निर्देशन में इन्होंने काम किया है। आगे शारदा चरण उकील चित्रकारों के साथ साथ और किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बेटा एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में भी शारदा चरण उकील जो है जाने जाते हैं। शारदा चरण उकील आप जानते हैं विक्रमपुर में इनका जन्म होता है, ढाका बांग्लादेश। कई बार शारदा चरण उकील के लिए ढाका शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ढाका याद रखना है। किसका जन्म हुआ है? तो शारदा चरण उकील का जन्म हुआ है। आगे कहा जाता है एक फेमस दृश्य है, किसका? तो ये शिव और सती की यात्रा है बेटा, शिव और सती की यात्रा। इस टाइप से भगवान शिव नंदी पे सवार हैं और सती जी भी इनके साथ हैं। उसकी यात्रा को दर्शाने का प्रयास शारदा चरण उकील ने बखूबी किया है। देख लीजिए अच्छे से भगवान भोलेनाथ कहाँ पे हैं और नंदी बहुत मार्मिक दृश्य के साथ दर्शाई गई है। 1925 ईस्वी में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास द लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी? तो किंग शुद्धोधन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं बेटा शारदा चरण उकील। वहीं पे इन्होंने अभिनय किया था, इसीलिए इन्हें अभिनेता भी माना जाता है। एज ए अभिनेता, एज ए चित्रकार दोनों रूप में फेमस हुए हैं। आगे शारदा चरण उकील के दो छोटे भाई थे, कौन कौन से थे बेटा? तो रोनाल्डो उकील थे और वारदा उकील। वारदा उकील और रोनाल्डो उकील किसके भाई हैं? तो मूल रूप से शारदा चरण उकील के भाई माने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, बात किया गया तो कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में सर्व प्राचीन आर्ट स्कूल शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब और किसने की थी? तो शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जो है मूल रूप से बंगाल शैली के कलाकार हैं शारदा चरण उकील, उन्होंने किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में किया था। 1926 ईस्वी में किया था। आगे नई दिल्ली में रूपलेखा नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? तो बेटा रूपलेखा को लिखने का काम किसका रहा है? शारदा चरण उकील का रहा है। और इन्होंने मूल रूप से कहाँ से इसे एस्टेब्लिश करवाया, कहाँ से इसे प्रकाशित करवाया? तो नई दिल्ली से प्रकाशित करवाने का काम किया था। मुकुल चंद डे 1895 से 1989 ईस्वी तक। मुकुल चंद डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधर खोला वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहीं पे मूल रूप से मुकुल चंद डे का जन्म हुआ है। तो मुकुल चंद डे का जन्म याद रखना है, बांग्लादेश में होता है, श्रीधर खोला में। आगे हम लोग बात करें तो पूछा गया है कि मुकुल चंद डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ प्राप्त की थी? तो आरंभिक में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में प्राप्त की, जो शांति निकेतन वीरभूम में है। उसके बाद अवनी बाबू के निर्देशन में आ गए कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो मुकुल चंद डे ने दो जगह शिक्षाएं प्राप्त की है, एक तो शांति निकेतन वीरभूम में, दूसरा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है मूल रूप से बंगाल में। तो ये दोनों जगह कला की शिक्षा ग्रहण किए हैं। आगे हम लोग बात करें तो कहा जाता है भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग का अगुवा कौन माना जाता है? तो भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुवा जो माने जाते हैं वो मुकुल चंद डे ही माने जाते हैं। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो बेटा एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने का काम जो रहा है वो मुकुल चंद डे का ही रहा है, मुकुल चंद डे का ही रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया मुकुल चंद डे ने एचिंग तकनीकी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो एचिंग की तकनीकी कहाँ से सीखी है बेटा? अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्सन के निर्देशन में मूल रूप से इन्होंने प्राप्त की है। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे। तो बेटा मुकुल चंद डे ऐसा कारनामा किए हैं, मुकुल चंद डे। वर्ष 1928 ईस्वी में मुकुल चंद डे ने किस कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में मूल रूप से 1928 ईस्वी में मुकुल चंद डे एज अ टीचर काम किए हैं, एज अ टीचर काम किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ करवाया था? तो महिलाएं पढ़ने का स्टार्ट काम करती हैं मुकुल चंद डे के काम में ही। किस कॉलेज में? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में। आगे हम लोग पूछते हैं, तो आगे डाटा कहा जाता है बेटा कि जो है 1940 के दशक में उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पे सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची और बाद में वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भी करवाया था। तो ऐसा कारनामा मुकुल चंद डे के द्वारा ही किया जाता है, मुकुल चंद डे ने ही ऐसा कारनामा किया था करके दिखाया था। आगे बात करते हैं, पूछा गया सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में। आप जानते होंगे सुधीर रंजन खास्तगीर भी मूल रूप से कहाँ के चितेरे हैं? तो ये भी बंगाल शैली के चितेरे हैं, यानी अवनी बाबू के शिष्य हैं।
सुधीर रंजन खासगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ है बेटा? तो 24 सितंबर 1907 ईस्वी को कहाँ पे होता है? चिटगांव बांग्लादेश में होता है। चिटगांव बहुत बार छपा है क्वेश्चन। सुधीर रंजन खासगीर जाने जाते हैं तो चिटगांव बांग्लादेश के लिए जाने जाते हैं। सुधीर खासगीर के पूर्वजों को मुसलमानों ने क्या उपाधि दी थी? तो बेटा खासगीर की उपाधि दी थी जिसे हिंदू वैद्य के नाम से जानते हैं। खासगीर मतलब होता है हिंदू वैद्य। सुधीर रंजन खासगीर किसके शिष्य माने जाते हैं बेटा? तो अवनी टैगोर के माने जाते हैं। उसके बाद जो है नंदलाल बोस के माने जाते हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर पहले नंबर पर तो अवनी बाबू के शिष्य हैं, दूसरे नंबर पर जो है नंदलाल बोस के भी शिष्य माने जाते हैं। आगे कहा जाता है कि कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन थे बेटा? तो कला विषय में परास्नातक पास करने वाले सुधीर रंजन खासगीर ही वो कलाकार थे उस टाइम के, उस ज़माने के। ठीक है, सुधीर रंजन खासगीर आप जानते होंगे, जन्म इनका 1907 में होता है चिटगांव बांग्लादेश में। तो उस ज़माने के पहले पीजी कलाकार थे, यानी परास्नातक डिग्री प्राप्त हुए कलाकार थे। आगे दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो दून स्कूल में पहला जो कला शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो भी सुधीर रंजन खासगीर ही नियुक्त हुए हैं। इन्हीं के नाम पे ये भी मोहर लगा हुआ है। आगे उत्तराखंड की दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? तो बेटा दून स्कूल की जो स्थापना है वो सतीश रंजन दास के द्वारा होती है। कब होती है? 1935 ईस्वी में होती है। 1935 ईस्वी में होती है। डाटा याद रखना होगा। डाटर ऑफ द सॉइल बहुत बार पूछा गया है, ये देख लीजिए बेटा। डाटर ऑफ द सॉइल ये किसका रचना है? तो मूल रूप से सुधीर रंजन खासगीर का ही रचना माना जाता है। मुख्यतः मूर्तिकार, गौड़तः चित्रकार। मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है? तो सुधीर रंजन खासगीर फेमस हैं, जैसे डीपी राय चौधरी फेमस थे। और दूसरे नंबर पे चित्रकारिता भी करते हैं। आगे वह कलाकार जिसने प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों के रूप में प्रस्फुटित हुई, परंतु वह पहले मूर्तिकार और पीछे चित्रकार रहे, तो ऐसा कारनामा सुधीर रंजन खासगीर के साथ ही जुड़ा रहा। खासगीर राइट आंसर बनेंगे अगर जो है 4 ऑप्शनों में दिया जाए। आगे 1937 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षा किससे ली थी? बेटा कांस्य ढलाई के लिए यानी ब्रेंज कास्टिंग के लिए कौन जाता है? इंग्लैंड में एलिक गिल से मूल रूप से इन्होंने कांस्य ढलाई की शिक्षा ग्रहण की थी, सीखा था कैसे कांस्य में डाटा ढाला जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया वर्ष 1934 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो पहली प्रदर्शनी जो है बेटा इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन में मूल रूप से आयोजित की गई थी। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया था? तो लखनऊ में जो है 1956 ईस्वी में जाते हैं एज आ प्रोफेसर के रूप में लखनऊ आर्ट कॉलेज में। आगे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब होती है? 1911 ईस्वी में होती है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीवियस है। आगे बात करते हैं, कहा गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में स्थित है और जो है ये सुधीर रंजन खासगीर के मुख्य शिष्य यहाँ पे कौन कौन बनते हैं? तो मदन लाल नागर बनते हैं, रणवीर सिंह बिष्ट बनते हैं, अवतार सिंह पवार बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अवतार सिंह पवार किसके शिष्य हैं बेटा? तो आप जानते होंगे सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हैं। सुधीर रंजन खासगीर किसके शिष्य हैं? तो अवनी बाबू के शिष्य माने जाते हैं। तो अवतार सिंह पवार हैं, मदन लाल नागर हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं। कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, तो आपको सभी को तैयार रखना होगा। आगे वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कलाकार कौन है? तो बेटा आप जानते होंगे पद्मश्री 1957 में मिलता है सुधीर रंजन खासगीर को और ये पहले जो है एज आ आर्टिस्ट बनते हैं जिन्हें ये डाटा मिलता है। आगे हम लोग बात करें तो कहा गया बाउल डांस शीर्षक से चित्र रचना किसने बनाया है? तो बाउल डांस से जो है रचनाओं का काम सुधीर रंजन खासगीर का रहा है। उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। लीनो माध्यम में बना टोरेसा का चित्र किसने बनाया है बेटा? तो टोरसो या फिर टोरसे या फिर टोरेसा चित्र किसने बनाया है? सुधीर रंजन खासगीर ने ही बनाया है। आगे बात करते हैं, कहा गया खासगीर के मूर्ति शिल्पों पे किसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? तो सुधीर रंजन खासगीर के मूर्तियों पे ज़्यादा प्रभाव किसका दिखाई दे रहा है बेटा? सुधीर रंजन खासगीर के मूर्तियों पे ज़्यादा प्रभाव यूरोपीय कलाकार के रोंदा आप जानते होंगे यूरोपीय कलाकार हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। सुधीर रंजन खासगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति जिसमें मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी में हाल ही में प्रदर्शन के लिए मूर्तिकला में पहला पुरस्कार दिया गया, उसे डाटर ऑफ द सॉइल होता है। आप देखते होंगे आराम से उन्होंने चित्रित किया था और डाटर ऑफ द सॉइल जो है पुरस्कार भी जीत चुकी है। आगे बात करते हैं तो आगे डाटा पूछा गया खासगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं बेटा? तो विंटर को इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, माँ और शिशु को बनाया है, डाटर ऑफ द सॉइल बनाया है। डाटर ऑफ द सॉइल के लिए इन्हें जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। किसे? सुधीर रंजन खासगीर को।
अगला नाम आता है के वेंकटप्पा का। के वेंकटप्पा आप जानते होंगे बंगाल शैली के अंतर्गत आते हैं। कब आते हैं? 1887 से 1965 ईस्वी तक ये बंगाल शैली में रहे हैं और 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ पे हुआ बेटा? तो के वेंकटप्पा का जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में मैसूर में होता है। मैसूर में इनका पहला जन्म होता है, याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत खास दृश्य है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये दृश्य जो है राम का विवाह वाला है। ये माता सीता हैं, वरमाला लिए हुए, इधर राम है, उधर जो है लक्ष्मण हैं और बीच में गुरुजी हैं। तो ऐसा दृश्य किसने बनाया है? के वेंकटप्पा ने बनाया है। आगे, वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे बेटा? तो एज आ चित्रकार, एज आ आर्टिस्ट के रूप में वेंकटप्पा जो है फेमस रहे हैं। श्री वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? लघु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और जो है अगर डाटा पूछा जाए तो किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? बेटा उस्ताद मंसूर, जैसे वहाँ मुगल शैली में थे, ऐसे यहाँ पे के वेंकटप्पा को ही बंगाल का मैसूर कहा जाता है, बंगाल का मंसूर के नाम से जाना जाता है। आगे, वेंकटप्पा की प्रसिद्ध कृति किस रूप में थी बेटा? वीणा वादनी जो है, वीणा वादक सबसे बढ़िया है। और किसकी रचना है? तो के वेंकटप्पा की रचना है, ये आपको याद रखना होगा। आगे, वेंकटप्पा के पूर्वज थे, कैसे थे बेटा? तो मसूर राज्य के दरबारी चित्रकार होते थे, कोर्ट पेंटर होते थे, और यहीं से जो है के वेंकटप्पा का काम भी आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया वेंकटप्पा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो के वेंकटप्पा ने जो कला की शिक्षा है बेटा वो अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में प्राप्त की है। कब? 1910 से 1911 के मध्य मूल रूप से इन्होंने कहाँ पे? कलकत्ता आर्ट स्कूल फाइन आर्ट्स में मूल रूप से उन्होंने कला की शिक्षाएं ग्रहण किया है। तो के वेंकटप्पा इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चंस ला सकते हैं। वर्ष 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ और कौन शामिल था? तो के वेंकटप्पा भी शामिल थे लेडी हेरिंगम के साथ अजंता के दौरे पर। ठीक है, के वेंकटप्पा भी शामिल थे। आगे बात किया जा रहा है वेंकटप्पा की शैली प्रभावित रही है, किससे रही है बेटा? तो मुगल और दक्खनी शैली से ज़्यादा प्रभावित रही है। वर्ष 1926 ईस्वी में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 ईस्वी में कोडाई कनाल के दृश्य चित्र जो है जलरंग वास तकनीकी में किसने बनाए हैं? तो वास तकनीकी में के वेंकटप्पा के द्वारा ही बनाया गया है, के वेंकटप्पा के द्वारा ही बनाया गया है। राम द्वारा हनुमान को मुद्रा अर्पण करना, लंका दहन, सीता और स्वर्ण मृग, राम विवाह, टीपू सुल्तान इत्यादि चित्र किसके हैं? तो के वेंकटप्पा के बहुत फेमस ये सब चित्र हैं, जिसमें टीपू सुल्तान बहुत फेमस है। और राम द्वारा हनुमान को मुद्रा अर्पण करना, ये भी मूल रूप से दर्शाने का प्रयास के वेंकटप्पा के द्वारा किया गया है। वर्ष 1974 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने इन्हें किस नाम से जो है बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की थी? तो के वेंकटप्पा के नाम से मूल रूप से इन्होंने ऐसा कारनामा किया था कि जो है बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की यानी जो है स्थापना हो जाती है। अगला बंगाल शैली का जो नाम आता है उसमें नाम आता है कनु देसाई का। कनु देसाई फेमस नाम है बेटा, याद रखना है। विश्वविख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 1907 ईस्वी में गुजरात के भड़ौच शहर में मूल रूप से इनका जन्म होता है। गुजरात के भड़ौच शहर में किसका जन्म हुआ है? तो कनु देसाई का जन्म हुआ है। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे बेटा? चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में कनु देसाई का जो है संबंध ज़्यादा बढ़िया रहा है। आगे, कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है बेटा? तो कनु देसाई की जो कला शिक्षा है वो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में तैयार होती है। तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में मूल रूप से कनु देसाई शिक्षा ग्रहण करती हैं, वहीं से मूल रूप से इन्हें शिक्षा की जो है चटक रंग दिखाई देना स्टार्ट होता है। कनु देसाई किस विषयों से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाई हैं बेटा? तो राधा कृष्ण पे खूब काम किया है, मीरा पे काम किया, उत्सव पे काम किया, त्यौहार और जो है सांगारिक परिवेश को भी दर्शाने का प्रयास किया है, सांगारिक प्रसंगों को भी दर्शाने का प्रयास किया है। आगे, कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो मीरा है, राधा है, कृष्ण है, भारत माता है, वट सावित्री है, अर्चना है। भारत माता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार नहीं रहा है ऑप्शन, तो जो है कनु देसाई भी राइट आंसर बनी है, याद रखना है। कनु देसाई की भी रचना है भारत माता। आगे कहा जाता है कौन कलाकार चलचित्र जगत में भी संबंधित रहा है और उसके अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन का काम किया है? तो कला निर्देशन के रूप में कनु देसाई ने ही काम किया है। किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशक का कार्य किया है बेटा? तो कला निर्देशक के रूप में जो है रामराज्य हो गया, बैजू बावरा हो गया, नौरंग हो गया, भारत मिलाप हो गया, झनक झनक पायलिया बाजे में मूल रूप से एज ए निर्देशक के रूप में कनु देसाई ने काम
किया है। तो झनक झनक पायलिया बाजे ये भी क्वेश्चंस बन चुका है, कनू देसाई के लिए जाना जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है कि जो है वर्ष 1957 ईस्वी में कनू देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। तो 1957 में इन्हें फिल्म फेयर जो अवार्ड मिलता है वो झनक झनक पायलिया बाजे के लिए ही मिलता है, झनक झनक पायलिया बाजे। आगे, किसने 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृत के सर्वोच्च पुरस्कार राजित राव सुवर्ण चंद्र या सुवर्ण चंद्रिका को मूल से प्राप्त किया है। तो राजस्थान सरकार का नहीं, गुजरात सरकार का, ठीक है। तो गुजरात संस्कृति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये, और जिसे जो है कनू देसाई जीतते हैं। कब? 1938 ईस्वी में। कनू देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार कब दिया जाता है। तो बेटा 1965 ईस्वी में गुजरात गौरव से भी ये नवाजे जा चुके हैं, ठीक है। तो कनू देसाई से इतना नाम आपको याद रखना होगा। बीच में नाम आ जाता है समरेंद्रनाथ गुप्त का, बहुत छोटा सा डाटा है, इन्हें याद रखना है। समरेंद्रनाथ गुप्त कब पैदा होते हैं? 1987 में। कहाँ पे? कोलकाता में। समरेंद्रनाथ गुप्ता ने कला शिक्षा कहाँ से और किसके निर्देशन में प्राप्त की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में मूल रूप से इन्होंने एडमिशन लिया, कलकत्ता कला विद्यालय में, और अवनी बाबू के जो हिस्से से बन गए। वहीं से मूल रूप से ये कला के प्रति जो है अपार प्रेम दर्शाने लगे थे। तो समरेंद्रनाथ गुप्ता 1887 में जन्म, कोलकाता, बंगाल। आगे, समरेंद्रनाथ गुप्ता ने कला की शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की है? तो आप जानते हैं कला विद्यालय अवनी बाबू से इन्होंने कार्य किया है। आगे, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त होते हैं बेटा? तो पहले भारतीय प्राचार्य इंडियन जो है प्रिंसिपल कौन नियुक्त होता है? तो समरेंद्रनाथ गुप्ता ही नियुक्त होते हैं। आगे कहा गया है वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर के साथ जोगीमारा की भेती चौधरी की किसने तैयार किया था प्रतिलिपियाँ? तो बेटा आप जानते होंगे जोगीमारा के पित्रों की प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में तैयार करने जाते हैं असित कुमार हल्दर, जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, और ये लॉर्ड मेयो कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो इन्हें भी जोगीमारा में इनके साथ भेजा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ गुप्ता जाते हैं और जो है असित कुमार हल्दर जाते हैं। कब जाते हैं? 1914 में जाते हैं। कौन सी गुफा? जोगीमारा गुफा, ठीक। अगला नाम आता है सैलोज मुखर्जी का। सैलोज मुखर्जी आप जानते होंगे बंगाल वाला बेल्ट होता है बेटा, वहीं पे इनका जन्म होता है, और सैलोज मुखर्जी अच्छे नाम से जाने जाते हैं। सैलोज मुखर्जी 1907 से 1960 के बीच कार्य किया है। 1907 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है, याद रखना है। माँ और शिशु इनकी अच्छी रचना है। यह है माँ और यह है शिशु, इसको किसने बनाया है? सैलोज मुखर्जी ने बनाया है। आगे बात करते हैं तो सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की कला मानी जाती है बेटा? तो रंगवादी कला यानी फांसीवादी कला के रूप में जानी जाती है। आगे बात करते हैं सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा प्राप्त की है? तो बेटा प्रेरणा के लिए मातिस को अपना जो है श्रेष्ठ मानते हैं, मातिस को जो है ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आगे, आधुनिक कलाकार और अमृता सहगल के मध्य जो है किसने सेतु का कार्य किया है? तो आधुनिक कलाकार जो है और अमृता सहगल के मध्य सेतु का काम जो है सैलोज मुखर्जी के द्वारा ही किया गया है, सैलोज मुखर्जी के द्वारा ही किया गया है। इंपीरियल टबैको कंपनी में कला निर्देशक के रूप में किसने काम किया है? तो इंपीरियल टबैको कंपनी में सैलोज मुखर्जी ने एज अ जो है डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कहा गया लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार कौन रहा है? तो लोक कला और बसोली शैली से जो प्रभावित कलाकार रहे हैं वो सैलोज मुखर्जी ही रहे हैं, सैलोज मुखर्जी। 1937 ईस्वी में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? तो पहली एकल प्रदर्शनी कोलकाता में 1937 ईस्वी में आयोजित होती है। बात करते हैं आगे, तो किस कलाकार साहब विवाह नहीं हुआ है बेटा? तो किस कलाकार ने विवाह नहीं किया है? सैलोज मुखर्जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है शादी नहीं हुआ है, ये आजीवन कुंवारा रहने वाले कलाकार हैं। सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो दिल्ली में बस से गिर करके मूल रूप से इनकी मृत्यु हो जाती है। सैलोज मुखर्जी से इतना नाम आपको याद रखना होगा, पश्चिम बंगाल में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक। तो इतना डाटा आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास नंबर 31 से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बंगाल शैली का कुछ डाटा ऐसा है जो आपके दिमाग में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।